गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंडरी क्लास में हमने इससे पहले पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना की इम्पोर्टेंट बातें सब पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसमें जो वीडियो है इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इस प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से प्रश्न आंसर हैं जो बनते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी, यानी क्लास सेकंड के लिए भी, और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी, यानी जब भी तुम किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमने इससे पहले एक बार रिवीजन सा कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था। संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली थी पूरी, कई शब्द को पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके मेन जो बातें एक दो और रह गई थी वो ये हैं कि जो एक जज थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, उसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को कहा गया है, किसने कहा था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने। ठीक है, अब हम कंफ्यूज क्या होते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान की आत्मा कहा है, किसको? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारे जो नागरिकों को प्राप्त है उसको। ठीक है, के एम मुंशी ने संविधान को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, यानी इसकी जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को पहली बार संशोधन कर प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द तथा छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। देखो, अभी तो चलो पैराग्राफ नहीं पूछते हैं कौन सा में क्या जोड़ा, लेकिन जब हम बड़े लेवल के पीएससी वगैरह के आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें इन चीज़ों को जो पूछते हैं कि कौन से पैराग्राफ में कौन शब्द जोड़े गए थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई, हमने अब उसको पढ़ ही लिया था कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया था, उसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और प्रस्तावना का जो अंत है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना संबंधी मेन कुछ चीज़ें थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि किसने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नोट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम केवल प्रस्तावना के अंदर जो चैप्टर है हमारा सेकेंडरी किताब में उसमें नहीं मिलते हैं। तो एन जो पालकीवाल है उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दूसरा, संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, पहली लाइन, संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। दो शब्द, इन दोनों शब्दों में से कौन सा कथन सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या के पहला क्वेश्चन ठीक है, पहले लाइन बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों आंसर आएंगे कि इसके अंतर्गत दोनों लाइनें ही ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो समाजवादी शब्द जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था और अखंडता शब्द जोड़ा था। ये जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है इसको कई जगह धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ, कई जगह पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना इसको पंथ निरपेक्षता नहीं करना है। पंथ निरपेक्षता तो हमारे संविधान की विशेषता है, पहचान में आता है, शब्द तो केवल पंथ निरपेक्ष ही जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व शब्द है इसका मतलब क्या है? केवल हम आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं? नहीं, हम बाह्य और आंतरिक दोनों ही मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति को प्राप्त हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही भाव क्या है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भारत के संदर्भ में सही अर्थ क्या प्रस्तुत करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म का पालन कर स्वतंत्रता बिल्कुल है। सारे शब्द ठीक हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं होगा, यानी राज्य अपनी तरफ से किसी धर्म को घोषित नहीं करेगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? मैंने इससे पहले इसीलिए मैंने वो चीज़ पढ़ाई थी कि आत्मा जो है वो हिदायतुल्लाह जो मैंने पढ़ाया था, न्यायाधीश थे, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का जो भाग आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन हमने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ अभी तक? केवल एक बार। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा केवल एक बार इसको संशोधित किया गया है। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली है? मैंने सारी चीज़ें प्रस्तावना पढ़ाई तब बता दिए थे। ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली है और अमेरिका से हमने प्रस्तावना के जो इसका थीम को ली है। तो आज आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिखा है ना। अमेरिकी संविधान से तो हमने प्रस्तावना को लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से ही ली है। ठीक है। प्रस्तावना में देखो ये 2 क्वेश्चन आज कंफ्यूज करते हैं हमेशा, इनको ध्यान से पढ़ें। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद हमने जो अपनाया है तो उसका कौन सा स्वरूप हमने भारत में अपनाया? क्या साम्यवादी समाजवाद अपनाया, क्या फैबिन समाजवादी अपनाया या लोकतांत्रिक समाजवाद? हमने यहाँ पर नेहरू से और गांधी से प्रभावित होकर लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दोनों? हमारे यहाँ पर दोनों ही लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर है नहीं, सॉरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, यानी जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का भाग होती है। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सरकार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति शासन करते हैं, जो सरकार में जो सम्मिलित होते हैं, उसमें जनता खुद भाग नहीं लेती, जबकि जनता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? यानी कौन सा न्याय? मैंने जब पढ़ाया था तो उस टाइम इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट किया था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की तो बात करती है प्रस्तावना में, लेकिन धार्मिक जो न्याय है वो कहीं उसमें लिखा हुआ नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अपनाया गया है। इस सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, विचार अभिव्यक्ति की, विचारों की, धर्म की, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई, इनमें से लेकिन कौन सी नहीं है? हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। ठीक है। निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कौन से विवाद था जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना मतलब इसकी मूल ढांचा, जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे की अवधारणा कहा था। इन मूल ढांचे का भाग बताया। मूल ढांचे ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत कोई चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा संविधान आधारित होता है, उसको पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा ही प्रस्तावना को भी मूल ढांचा कहा गया था केशवानंद भारती बनाम के केस में। ठीक है। प्रस्तावना से हमें किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? मौलिक अधिकार की जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री के बारे में भी नहीं मिलती, राष्ट्रपति के बारे में भी नहीं मिलती है, और मौलिक अधिकार के बारे में भी नहीं मिलती है। प्रस्तावना से हमें संविधान, पूरे संविधान की संक्षिप्त जानकारी मिलती है, इसीलिए तो इसको संविधान का सार कहते हैं। हम निबंध लिखते हैं ना, तो ऊपर लिखते हैं ना सारांश, या कोई भी हम लिखते हैं गद्यांश वद्यांश या अनुवाद करते हैं तो पहले उस चैप्टर का सारांश लिखते हैं। तो ये पूरा संविधान का सारांश है, यानी उसका सार है, पूरा निचोड़ है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। क्या कहा है? कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यानी हमारा जो देश है संप्रभु, हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका भविष्य का फल है, यह भविष्य है। ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यानी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सब लोग पूर्ण हैं और अपना आप में समान रूप से मानव है। ऐसा सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता वाला कहलाता है। यानी सभी जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सब पूर्णतः और समान रूप से मानव, यानी पूरी रूप से मानव है सब और सब समान है। ऐसा जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कथन है ये कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि जब भी सामाजिक लोकतंत्र की बात आती है, समाज में समानता बात आती है, सामाजिक न्याय बात आ जाता है, हम भीमराव अंबेडकर ने ही इसके लिए प्रयास किए थे। तो एक कॉमन सेंस के आधार पर ये भी आंसर हम इसको लगा सकते हैं। बाकी इसका आंसर भीमराव अंबेडकर है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किससे प्रतिबिंब होता है, यानी किस शब्द से भारत के संविधानों का जो क्या चाहते हैं उनका मूल चीज़ है वो दिखाई देता है। तो सीधा सा आंसर है, जो चीज़ संविधान का सार होगी उसी में ही उसका संविधान निर्माताओं का मत दिखाई देगा, यानी उद्देशिका और यानी प्रस्तावना। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी संविधान की प्रस्तावना है हमने जो बहुत लंबे टाइम से सपने देखे हैं और लंबे टाइम के लिए सपने देखे हैं उनका विचार है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, यानी आंसर बी ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? क्वेश्चन ये कहना चाहता है जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम संविधान के अंदर कौन कौन से शब्द थे? बस ये है इसका मतलब। ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज व धर्मनिरपेक्ष, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द उस टाइम नहीं था इसलिए ये आंसर गलत है। समाजवादी भी नहीं था इसलिए ये आंसर भी गलत है। सी को हम देखते हैं तो इसमें पंथनिरपेक्ष शब्द है इसलिए ये आंसर नहीं है। डी को हम देखते हैं तो ये आधा है, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं दिया है। जो लोकतांत्रिक गणराज्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें नहीं दिया गया इसलिए ये अधूरा है। तो आंसर क्या होगा? बी, कि हमारा देश उस टाइम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द 1975 के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? इसका मतलब क्या है कि जब संविधान में संशोधन हुआ था उसके बाद कौन सा शब्द जोड़ा गया था वो हमें ढूंढना है केवल। उससे पहले जो शब्द थे वो तो रहेंगे। 1975 इसलिए डाला गया क्षेत्र में संविधान का पहला संशोधन हुआ था संविधान की प्रस्तावना में। इसका आंसर क्या आएगा? अखंडता। क्यों? क्योंकि हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो बहुत इजी है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। कौन सा जो अनुच्छेद है उसके तहत नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान की गई है भारतीय संविधान में किस किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। भाग 2 में इनका वर्णन है। ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल हैं? यानी कानून के अनुसार हमारे पास कितने प्रकार के व्यक्ति हैं? नागरिक हैं, अन्य देशों के लोग हैं, ऐसे लोग जो राज्य विहीन हैं, ऐसे लोग जो शरणार्थी हैं। ठीक है। इतने तरह के लोगों को हमने यहाँ पर व्यक्तियों में शामिल किया गया है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है। ये नागरिकता वाले क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं इसलिए मैं इनको पढ़ा रही हूँ। बाकी हमारे यहाँ पर जो चैप्टर है वो तो खत्म हो चुका है। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है। कौन संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से उसको लिया है। आज के लिए इतना ही। अगले बार हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ में शामिल होंगे। ठीक है।